घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद खुर्शीद और चिदंबरम भी निशाने पर, लेकिन भाजपा ने कहा प्रधानमंत्री भी दें इस्तीफा। 66 साल में पहली बार तालिबान हिंसा और हमलों से बेखौफ पाकिस्तानी मतदाताओं ने डाले वोट, बड़ा सवाल कितना सफल हो पाएगा लोकतंत्र। एक तरफ हिंदुस्तान में चुनाव की तैयारियां शुरुआत उसको कह सकते हैं हो गई है, जिस तरह से सियासी बयान आ रहे हैं और जो कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा, लगता है कि कुछ ना कुछ उनके मन में अब ये समझ में आ रहा है कि अब शायद आम सभा चुनाव जो है वो थोड़े नज़दीक आते जा रहे हैं और ये तमाम जो सियासी सर्कस है उसमें चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। देश में भ्रष्टाचार और घोटालों की कहानी पुरानी है और ये घोटाले सालों साल घटने के बजाय मानो बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपीए 2 में तो इतने घोटाले सामने आए कि मंत्री, नौकरशाह, कॉर्पोरेट्स, यहाँ तक कि सेना के अफसर तक भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नजर आए। यूपीए 2 में कई मंत्रियों ने अपनी कुर्सी गंवाई तो कई मंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है या शक के दायरे में है। ट्रस्ट घोटाला। यूपीए सरकार में मंत्री सलमान खुर्शीद पर आप पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्रस्ट घोटाले के आरोप लगाए। खुर्शीद और उनकी पत्नी पर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में धांधली के आरोप लगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम को औने पौने दामों में देने के आरोप में टेलीकॉम मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। कोयला घोटाला। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से 2009 के दौरान कंपनियों को 155 कोयला ब्लॉकों का आवंटन बिना नीलामी के ही कर दिया गया, जिससे पावर, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज की तकरीबन 100 निजी कंपनियों को कई लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इस मामले में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के साथ साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शक के दायरे में हैं। विपक्ष के दबाव के चलते कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, तो वहीं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी जब तक गूंजती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। सुनील कुमार का इस्तीफा हो गया, कानून मंत्री का, रेल मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब जो विपक्ष है उसकी मांग को जरा आप खुद सुने। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में लोकलाज का कोई महत्व तो नहीं है? क्या लोकतंत्र बिना लोकलाज और मर्यादाओं के चल सकता है? क्या राजनीति में नैतिक मानदंडों का कोई स्थान नहीं रह गया है? क्या व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के यदि गंभीर आरोप लगते हैं, प्रथम दृष्टया वह सही पाए जाते हैं, तो क्या वह तब तक त्यागपत्र नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की कोई टिप्पणी सामने न आ जाए? ये कैसे हालात बनते जा रहे हैं? क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक भी पद अथवा दायित्व ऐसा नहीं है या नहीं रह जाएगा जो नैतिक मानदंडों के प्रति जनता के विश्वास को जीवित रख सके? मैं प्रधानमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मनिरीक्षण करें, क्या करना चाहिए ताकि देश की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जन सामान्य के विश्वास को सुदृढ़ किया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। और मैं समझता हूं कि ईमानदारी के साथ यदि प्रधानमंत्री जी ने इंट्रोस्पेक्शन किया तो त्याग पत्र देने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है। विपक्ष के सवाल और जवाब आप खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा कि अब प्रधानमंत्री के पास इस्तीफा के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं, आप खुद देखें। देश के जनता ने बहुत आवाज उठाया, आप लोगों ने बहुत आवाज उठाया था जब येदियुरप्पा का रेजिग्नेशन की बात उठी थी।
जब गडकरी जी की बात उठी थी, जब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात उठी थी, तो बीजेपी ने कितना महीना बिताया था, ये बात देश की जनता के सामने में है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बीजेपी जो आज भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, उनको कोई हक नहीं है कि भ्रष्टाचार की बात करे, क्योंकि जनार्दन रेड्डी ब्रदर्स कर्नाटक में अरेस्ट होने के बावजूद भी उनको टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया। क्या मजबूरी था भारतीय जनता पार्टी का? तो लोगों को आप कमजोर क्यों समझ रहे हैं? लोग सब कुछ देख रहे हैं और आपको जो आपके भाग में जो मिलना था वो मिल चुका है, उसको एक्सेप्ट करो और काम में लग जाओ। जो कि नाटक संसद में किया, उसका कोई राजनीतिक लाभ उनको नहीं हुआ, बल्कि राजनीतिक नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी रेजिग्नेशन के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। आपने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुना, आपने भाजपा अध्यक्ष को सुना, वाम दल के नेता हैं डी राजा, उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लें। The very same decision could have been taken when the parliament was in session and the ministers could have been asked to step down. The Congress party and the Congress-led UPA 2 government find so adamant, so rigid not to concede the demands made by the opposition parties. The opposition parties made very genuine demands, expressed very genuine concerns. In case of Mr. Ashwini Kumar, it was brazen interference in the work of CBI. Even the Supreme Court has made scathing comments, criticism about that. In case of Mr. Bansal, it is huge scam in railway ministry, and government was in no way in defense of these two ministers, but government could have accepted the position taken by various political parties in the parliament. हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार जी हैं, भूपेंद्र रमानी साहब हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं। पुष्पेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। आपने तीन बयान सुने, राजनाथ सिंह का, उसके बाद आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का सुना और फिर डी राजा का सुना। देखिए, मुझे लगता है कि एक बात साफ है कि ये कांग्रेस जो बार बार एक ही बात की रट लगाए हुए है कि उत्तराखंड में क्या हुआ और कर्नाटक में क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस ये भूल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में कोई भ्रष्टाचार किया और वहां फिर उसको नहीं हटाया, अगर कर्नाटक में कुछ हुआ वहां नहीं हटाया, तो जनता ने उसे हटा दिया। लेकिन आप ये बताएं कि आप भी तो वही बात कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं किया इसलिए हमसे मांग रहे हैं इस्तीफा। लेकिन कांग्रेस की कंसिस्टेंसी देखिए, पहले दिन के जो 10 जनपद के सबसे लॉयल हैं, जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि विपक्ष को इस्तीफा रोग हो गया है। फिर ये रोग जो है फिर आगे बढ़ा कैसे, इसका इलाज खुद ही कर दिया उन्होंने। पहले कहा रोग हो गया और उसका इलाज भी खुद ही कर लिया उन्होंने। तो बात यह है कि आप बार बार इस तर्कों से कि बीजेपी ने ऐसा किया इसलिए ऐसा हम नहीं करेंगे, हमने ऐसा किया तो बीजेपी ने किया। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस देश की केंद्रीय सरकार के कितने मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी ने नहीं लगाए हैं, इस देश की संस्थाओं ने लगाए हैं, उनकी जांच हो रही है। अब उसके बाद भी यह कहना कि वो आरोप लगाते हैं, आरोप कोई नहीं लगा रहा। कैग ने कोई आरोप नहीं लगाया है, सीबीआई कोई आरोप नहीं लगा रही है, चीफ जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसने कोई आरोप नहीं लगाए। उसने बताया है कहां कहां गड़बड़ हुई है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ये बात कहती है कि नहीं साहब आरोप लगाने से ऐसा हो जाता है और वैसा। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश है और जो मुंह पर कालिक पुतती जा रही है उसको कहीं ना कहीं ये कहने की जरूरत नहीं हमारे ऊपर अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी हम जो है ठीक कर रहे हैं और हमारी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। आज ये देखें कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी डिमांड की है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की, डी राजा ने भी बात की है, आचार्य ने भी बात की है, मुलायम सिंह की पार्टी ने भी की है, भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही है। लेकिन कांग्रेस बार बार यह बताना चाहती है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही है, बाकियों को बचाना चाहती है। इसलिए कि वो नहीं चाहती, वो चाहती है पब्लिक के अंदर फोकस ये रहे कि भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने दे रही, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस्तीफा मांगती है। यह बताना भूल रही है कि जो पार्टियां उसको बाहर से समर्थन दे रही हैं वो भी उसके साथ इस्तीफा मांग रही हैं, उसमें चुप है। जी अवधेश जी,
दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हालांकि पुष्पेंद्र ने कहा कि कांग्रेस इसको घुमा रही है, लेकिन जो एक अहम बात है, इसको क्या दरकिनार किया जा सकता है कि जो बात येदियुरप्पा के समय में, गडकरी के समय में या निशंक के समय में बीजेपी की जो नीति थी उस समय, या बीजेपी ने जितनी देर की, उससे कांग्रेस को आज ये बोलने का मौका मिल रहा है कि आपको नैतिक हक नहीं है। नहीं, वो तो कहीं न कहीं से सरकार जो है अपने बचाव में, या जो विपक्ष पर आरोप लगता है, तो कहीं न कहीं से उदाहरण ढूंढेंगे ही। हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि हम दोनों में से किसी पार्टी को पाक साफ मानते हैं। मैं तो इतना ही मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कम भ्रष्ट है कांग्रेस से। इससे ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी को कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं। यद्यपि येदियुरप्पा का जो मामला था वो बिल्कुल भिन्न था। मैं अभी भी उसको भ्रष्टाचार निजी तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उसकी मैंने स्टडी की थी और समझा था। और एक मामले में जिस पर लोकायुक्त ने उनको इंडिक्ट किया था, उससे उच्च न्यायालय ने बरी भी कर दिया, लेकिन वहां नहीं है। सवाल है कि इस समय जो मांग है प्रधानमंत्री के इस्तीफे के, यानी इस सरकार को जाना चाहिए, वो जायज है या नाजायज है। आप अच्छी तरह जानते हैं दिलीप जी कि कल जो इस्तीफे हुए हैं वो बिल्कुल एक रणनीति के तहत हुआ है। उसमें पहली रणनीति ये थी कि एक पटकथा उस रणनीति के तहत लिखी गई थी कि इस देश में जो इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता है, उनका एक महापावन, महानैतिक, महाईमानदार जो है वो छवि बनी रहे, और वहां किसी की बलि चढ़ जाए या वो हलाल भी हो जाए तो इतनी ऊंचाई हो कि उसके खून के छींटे भी वहां तक न जा पाए। इसीलिए ये खबर उड़ाई गई कि प्रधानमंत्री के इस रवैये से कि उन्होंने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं लिया, सोनिया गांधी जी नाखुश हैं। और मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी जी जो कल प्रधानमंत्री 7 रोज रेड कोर्स रोड गई थी, वो भी उसी पटकथा का एक मंचन था, क्योंकि देश को संदेश जाए कि देखो कितना ये सक्रिय हैं, स्वयं प्रधानमंत्री के घर जा रही हैं। जबकि देश जानता है, हम सब जानते हैं कि सोनिया गांधी जी अगर एक बार कह दें तो मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री को सेकेंड नहीं लगेगा अपने पद से इस्तीफा देने में। तो वो स्थिति। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी आज से इन मंत्रियों के विरुद्ध, त्याग पत्र के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर रही थी, तो यह आवश्यक था कि इसके पहले ही उनका इस्तीफा हो जा सकता था। वो कल ही वो माकूल दिन था। लेकिन पवन बंसल और अश्विनी कुमार में गुणात्मक अंतर था। पवन बंसल के इस्तीफे में बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि उनका जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उनके रिश्तेदार, उनके परिचित जिस ढंग से वहां ठेकों को, पदों की नीलामी कर रहे थे, तो वो एक निजी भ्रष्टाचार दिखता है। वो अलग बात है कि जांच में पता हो कि उसमें कांग्रेस के और लोगों का कितना अंश है। लेकिन अश्विनी कुमार का तो व्यक्तिगत रूप से कोयला आवंटन में कहीं कोई भूमिका नहीं थी। अगर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री के कार्यालय के संयुक्त सचिव या कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं महान्यायवादी के साथ मिलकर के अगर स्टेटस रिपोर्ट में तब्दीली की या कराई, तो वो किसके कहने पर कराई होगी? वो पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी की उसमें सहमति थी। इसीलिए इनके इस्तीफों को लेकर जिच हुआ और अहमद पटेल को आना पड़ा फिर 7 रेसकोर्स रोड में, और काफी देर के बाद इस्तीफा हुआ है। तो जाहिर है कि उन्होंने बचाने के लिए किसके किया है? 176 कोयला खदानों का आवंटन किसके मंत्रालय किसके अधीन रहते हुआ है? वो प्रधानमंत्री हैं। सवाल है कि वो भ्रष्ट रहे या नहीं रहे, लेकिन उनकी नीति से अगर देश में गलत तरीके से बेईमानों को, लुटेरों को, जिनकी कोई जरूरत भी नहीं थी, उनको हमारा खान दे दिया गया है, तो उनको इस्तीफा देने में समस्या क्या थी? लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि जिस ढंग से सोनिया गांधी जी के यहां से एक खबर उड़ी है, यह संभव है कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि उच्चतम न्यायालय कहीं प्रधानमंत्री के विरुद्ध सीधी टिप्पणी न कर दे, कांग्रेस में संभवतः यह तैयारी चल रही है कि अगर या तो 2 स्थिति है, कर्नाटक के बाद चुनाव करा लिया जाए और सरकार गिरा करके, या प्रधानमंत्री को स्थानापन्न कर दिया जाए। यह संभव है कि पी चिदम्बरम या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हो ऐसे समय। जी भूपेंद्र जी, 2 बातें हैं। अवधेश जी ने जिस सफाई, जिन शब्दों से प्रधानमंत्री की तरफ साफ साफ इशारा, क्या लगता है कि, और जो जिस उन्होंने पटकथा की बात कही, जिस मंचन की बात कही, यह मंचन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह का अब उनका इस्तेमाल जिसे कहते हैं पूरा हो गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। एक ईमानदार छवि थी उनकी, उनका इस्तेमाल जितना करना था वो हो चुका है। अब चुनाव आने वाले हैं। अब इस समय गांधी
शुड लुक क्लीन? देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि ये पटकथा और उसका मंचन, ये सारी चीज़ें तो शुरू हो गई हैं, तो नज़र आ ही रही है जी। अवधेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है ये 2014 या उससे पहले भी अगर चुनाव इसी वर्ष होते हैं जी, तो उसको लेकर जो एजेंडा एक बीजेपी लेकर चल रही थी, उस एजेंडे को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का जो एक प्रयास है, उसके लिए ये जो सारी स्ट्रेटजी है, जो नीतियां हैं, जो उनका अपना एक कार्यशैली है कांग्रेस की, उसके तहत वो काम कर रहे हैं। लेकिन जितने स्कैम हुए हैं, जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उसमें इस सरकार में सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं, इससे पहले भी मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। चाहे वो ए राजा हों, चाहे उससे पहले वीरभद्र सिंह हों, चाहे वो अपना CWG में आपके कलमाडी हों, शशि थरूर हों, वो एक सीरीज है। मुझे लगता है कि ये एक प्रयास स्वाभाविक रूप से हर पार्टी करती है चुनाव से पहले अपने आप को साफ दिखाने के लिए। जिस प्रकार आज तक का इतिहास बताता है कि कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उसमें अगर कांग्रेस के नेता या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नाम लेता है तो वो सिर्फ गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों का नाम लेता है। चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, और चाहे राजीव गांधी हो जी। बाकी प्रधानमंत्रियों को डंप करके रखा जाता है। और शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो छवि है, वो जितनी साफ थी, साफ उनको उपयोग करना था, वो कर लिया है। अब उसको डंप करने की तैयारी है। लेकिन क्या इस डंप करने के दौरान इस देश की जनता को यह गांधी परिवार जवाब देगा कि वो नैतिक आधार कहां था जब वाड्रा के ऊपर आरोप लगे थे? उस समय चीफ मिनिस्टर किस तरह से उनके डिफेंस में आए थे? किस तरह उन्होंने एक जो पंचायती जमीनें हैं या जो गरीबों के लिए जमीन है गांवों के अंदर, उसको कैसे उन्होंने औने पौने दाम पर राहुल बाबा ने और प्रियंका ने खरीदा है? वो सारी प्रक्रिया लोग पूछेंगे। उसका कैसे ये जवाब देंगे, उसका क्या ये तोड़ देंगे, ये देखने वाला मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी ने आज आपने अभी स्टेटमेंट तो दिखाई, लेकिन उसमें एक जो भी आज बीजेपी ने अनाउंस किया है कि 27 मई से 1 सप्ताह के लिए वो सड़कों पर उतरेंगे इस भ्रष्टाचार को लेकर। वो जो एजेंडा तय है अगले चुनाव के लिए, जो एजेंडा बनने वाला है, उस एजेंडे में लीड लेने का अब ये क्रम शुरू हो गया है। स्कोरिंग हो रही है। और भ्रष्टाचार जो पुष्पेंद्र, जनता को दोनों दल, कांग्रेस ने कार्रवाई करके एक संदेश दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये यहां समाप्त नहीं होता है, प्रधानमंत्री अवलोकन करे और फिर इस्तीफा दे, कोई विकल्प नहीं है। जनता के सामने एक तरफ जो बीजेपी कह रही है और एक तरफ जो कांग्रेस कर रही है, उसमें क्या कौन सी क्रेडिबल बातें जनता को नजर आएगी? देखिए, जो बात अवधेश जी ने कही है, मैं उसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे 50-60 साल के दौड़ में एक बार सत्ता में आई और उसने जितना भ्रष्टाचार अपने दौर में करा वो 5 साल में कोई भी सरकार करती। अब अगर इस देश में 60 साल में सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है तो उसको भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके भी पता है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के तरीके भी पता है, किस तरह संस्थाओं को अटैक करा जाता है, किस तरह कमजोर किया जाता है। तो हमारे सामने 2 विकल्प हैं जो अवधेश जी कह रहे हैं। एक कम चोर है, एक बड़ा चोर है। छोटा चोर पॉकेट मार, कांग्रेस बड़ा चोर है, बीजेपी छोटा चोर है, आप ये कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं, एक छोटा चोर है, एक बड़ा डकैत है। अब इस देश में 2 ईविल हैं, उसमें से जो छोटा ईविल है उसको चुनते हैं। 2 ईविल के बीच में लोगों को चयन करना है। वही मैंने कहा कि ऑप्शन हमारे साथ पुष्पेंद्र, हमारे साथ अनिल शास्त्री जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने उदाहरण दिया था, उनके पुत्र भी हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। अनिल शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, हम कोशिश करते हैं उनसे ये पूछना हम चाह रहे थे कि अब जो संदेश जा रहा है, धर्मानी साहब, दो एक डकैत है, एक छोटा चोर है। मुझे ये लगता है कि बात जो अब स्थितियां हैं, जैसे अभी कर्नाटक को लेकर भी आपने सामने बयान दिखाया, मैंने
कर्नाटक के नतीजों के दौरान यहां पर जब चर्चा हुई तब भी मैंने ये बात कही कि जो कर्नाटक की जनता ने वहां का भ्रष्टाचार नहीं सहा और लोगों ने बीजेपी को बिल्कुल डिसओन कर दिया, तो ये भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर। अनिल शास्त्री जी हमारे साथ हैं। अनिल शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अनिल शास्त्री जी, कांग्रेस ने कार्रवाई तो की, थोड़ी देर से की, अब कहते हैं कि बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की थी येदियुरप्पा के समय में, गडकरी के समय में, निशंक के समय में, और कह रहे हैं हम नैतिकता के समय में नहीं। तो सवाल यह है कि ये नैतिकता की याद इतने बाद क्यों आती है, जब जनता में फजीहत होने के बाद ये नैतिकता की याद क्यों आती है? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को डिक्टेटरशिप तो है नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन लग जाता है। और ये तो 4 मई को पवन बंसल ने इस्तीफे की पेशकश की थी प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी ने उनको रोक दिया और उसकी वजह से 1 हफ्ता जो उसमें विलंब हुआ, उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ और पवन जैन को भी बेइज्जत होना पड़ा। जी, लेकिन आपने एक बात कही थी जब ये तमाम चीजें शुरुआत हुई थी, आपने एक बात कही थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक उदाहरण पेश किया था। आज वो एक अलग एरा था आपने कहा, लेकिन आज के लोगों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी में या अन्य राजनीतिक दलों में, क्या कारण है? देखिए, वो इतना समय गुजर चुका है, समय में इतना परिवर्तन हो चुका है और उस समय के जो लोग थे उनमें जो नैतिकता थी, जो राजनीतिक मूल्यों में उनका विश्वास था, वो आज देखने को नहीं मिलता। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है जी। और यही कारण है कि मुझे कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में होने के बावजूद भी ये बात कहनी पड़ी कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे मंत्रियों को जिन पर उंगली उठाई जा रही है उनको अपने कैबिनेट में नहीं रखना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि 1 हफ्ते के अंदर सोनिया जी के हस्तक्षेप के बाद ऐसा हुआ। जी, आपका ये इस समय तो सीधा प्रधानमंत्री पर भी प्रश्न उठ रहा है, खासकर कोयले खदान के आवंटन को लेके। और अश्विनी कुमार जी का तो कोई उससे लेना देना नहीं था, उनको तो जो कुछ भी सीबीआई और बाकी के मामले में उन पर जो प्रश्न उठे हैं वो तो पूरा कालखंड प्राइम मिनिस्टर का ही था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सब जानते हैं, देश का बच्चा जानता है कि चाहे उनसे कोई गलती हो सकती है, वो बात अलग है, लेकिन उनपे किसी प्रकार का वो करप्शन का चार्ज लगाना या उनपे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, मैं समझता हूँ ये कोई आसानी से हजम नहीं कर पाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी आज प्रधानमंत्री होते, जो उदाहरण उन्होंने पेश किया था, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर ईमानदार है, जो आप कह रहे हैं कि देश का बच्चा जानता है, तो क्या उस उदाहरण को आज वो पेश करेंगे देश के सामने कि चलिए कानून मंत्री ने इस्तीफा दिया, उन्होंने मुझे बचाने के लिए दिया, मैं इस्तीफा देता हूं? उस समय बड़ा फर्क है। और लाल बहादुर शास्त्री क्या करते ये एक बात काल्पनिक है, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में चाहे शास्त्री जी होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, मौलाना आजाद होते, इन लोग का निर्णय क्या होता है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन लोगों को त्याग, अपने पद को त्याग देने में जरा से भी हिचकिचाहट नहीं हो सकती है। मैं कहता नहीं शास्त्री जी, एक प्रश्न इसमें यहाँ पे उठता है, जो आपने आज अभी बात कही कि सोनिया जी को आपने फिर हाई नैतिकता के ऊपर रखा। अभी पिछले दिनों वाड्रा और राहुल बाबा और अपना प्रियंका के ऊपर हरियाणा में भूमि को लेकर काफी विवाद उठे हैं, और उसको लेकर आपका क्या कहना है? नैतिकता का ताजा तो यह है कि उनको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए, यूपीए का जो उनका अध्यक्ष पद है। जहाँ तक वाड्रा का सवाल है, वो एक बिजनेसमैन है और उनके बिजनेस लिंक रहे हैं, उसमें यही उनका पवन बंसल जी का जो भांजा है वो भी तो बिजनेसमैन है। सरकार का कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि ट्रेजरी को किसी तरह का कोई आहत पहुंचा हो। जी, पुष्पेंद्र सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। पुष्पेंद्र। अनिल भाई, आपके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री थे, आप उनके वारिस हैं। हेलो हेलो जी, पुष्पेंद्र। अनिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आ रही है।
अनिल भाई, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, लाल बहादुर शास्त्री आपके पिता थे, लेकिन हम पत्रकार भी हैं, लेकिन उनका जब भी नाम आता है तो हमको बड़ा फक्र होता है और बड़ा इस बात का गर्व होता है कि इस देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री गुजरा है। आप उनके पुत्र हैं और इस वक्त एक ऐसी पार्टी में हैं, उस पार्टी के अंदर हैं जहां आप इन मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए था। नैतिकता की बात छोड़ दें तो जो करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगते लगते मनमोहन सिंह साहब के घर के अंदर चले गए हैं, क्या आपको इस पार्टी में अपने आप को असहज महसूस नहीं करते? कहीं आपको लगता है कि मैं कहां फंसा जिसकी वजह से मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जब लोग आपको देखते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री को देखते हैं। का सवाल नहीं है, राजनीति ही अब इतनी भ्रष्ट हो चुकी है और नैतिक यहाँ राजनीतिक मूल्यों में इतनी गिरावट आ चुकी है कि किसी भी ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के लिए राजनीति में रहना जो है वो कठिन हो गया, टिकट हो गई, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो पार्टी की बात नहीं है, राजनीति में ही ऐसे लोगों को थोड़ी सी तो इसके सुधार के लिए शास्त्री जी क्या प्रयास करने चाहिए? इसके सुधार के लिए क्या कदम उठने चाहिए? सबसे पहले तो इलेक्टरल रिफॉर्म्स लाना चाहिए, क्योंकि रूट कॉज ऑफ करप्शन है इलेक्शन। जब कितने इलेक्शन में जो करोड़ों रुपए का हो रहा है, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, तो आप जैसा व्यक्ति और मेरा जैसा व्यक्ति कहाँ से 20 करोड़ लाएगा? तो ये जो है, इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, सबको एक अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी कि इसमें इलेक्टरल रिफॉर्म्स लाना है, चुनाव प्रक्रिया को सुधारना है और इसमें पैसे के खेल को कम करना है। उससे मैं समझता हूँ बहुत कुछ कर सकता जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे अनिल जी पूछना चाहता हूं, नेतृत्व की, खास करके जो व्यक्ति नेतृत्व देता है देश को, उसका चरित्र बहुत मायने रखता है और इस बात को आप स्वीकार करते हैं, आप जानते हैं, आप खुद उस परिवार से आते हैं, उस पिता के पुत्र हैं जिन्होंने नैतिकता का मूल्य राष्ट्र के सामने रखा। आज भी उसे लोग याद करके एक उदाहरण देते हैं। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जिस तरह से अब आरोप लगे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? नहीं, मनमोहन सिंह जी पे कोई आरोप नहीं लगा है। मनमोहन सिंह की छवि को लेके, उनकी ईमानदारी को लेके वो अभी तक किसी प्रकार का कोई किसी ने उंगली नहीं उठाई है। और नैतिकता की, मैं नैतिकता की बात कर रहा हूं। कुछ कमियां हो सकती हैं मनमोहन सिंह जी में, लेकिन वो भ्रष्ट नहीं हो सकते। नैतिकता की बात कर रहा हूं, नैतिकता की सुध लेनी चाहिए आज उस पार्टी में उनको या नहीं? देखिए, नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ राजनीतिक मूल्यों में गिरावट आ चुकी है। तो अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि मतलब जहां तक नैतिकता का सवाल है वो हर एक व्यक्ति की परिभाषा नैतिकता की अलग हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।